क्या आपको हर साल टैक्स भरने के टाइम पर ऐसा महसूस होता है कि जो भी आपकी इनकम है यानी जो भी आपकी कमाई है उसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चले जाता है? और क्या आप कानूनी तरीके से अपनी इनकम को टैक्स से बचाना चाहते हैं, यानी किस तरीके से आप अपने टैक्स को कम से कम कर सकते हैं? और क्या ज्यादा से ज्यादा पैसे आप अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग के जरिए अपना टैक्स बचा सकते हैं? टैक्स प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे आप बिजनेसमैन पेशा से हो या फिर नौकरी पेशा से हो या फिर इंडिपेंडेंट पेशा से हो। हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करना ये सभी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप किस तरीके से टैक्स प्लानिंग के जरिए कानूनी रूप से सही तरीके से अपने टैक्स को कम कर सकते हैं? ये वीडियो खासकर बिगिनर के लिए बहुत काम की होने वाली है, जिसमें आप ये समझेंगे कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है और इसे किस तरीके से करना होता है और कौन कौन सी स्कीमें हैं जिसके जरिए आप अपने टैक्स को कम से कम कर सकते हैं। इस चीज को हम सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे कि आप अपनी कमाई का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और टैक्स के नियमों का पालन करते हुए कानूनी रूप से आप अपने टैक्स को किस तरीके से बचा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहला सवाल उठाएंगे जो कि है टैक्स प्लानिंग, यानी टैक्स प्लानिंग एग्जैक्टली में होता क्या है। अब देखिए, ये जो टैक्स प्लानिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी इनकम और जो भी आपके खर्चे होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनको आप सही तरीके से मैनेज करके कम से कम टैक्स देने का प्लान बनाते हैं। इसका यही मकसद होता है कि टैक्स कानूनों का पालन करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके कानूनी तरीके से। टैक्स प्लानिंग के दो मेन मकसद होते हैं। सबसे पहले होता है टैक्स बचाना, यानी जितना संभव हो सके उतना कानूनी रूप से टैक्स की जो भी लायबिलिटी होती है उसको कम करना। यहाँ पर दूसरा मकसद है लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना, यानी फ्यूचर गोल्स जैसे कि घर खरीदना हो गया या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही तरीके से पैसे को इकट्ठा करना। अब हम बात करते हैं कि कानूनी रूप से टैक्स बचाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कानूनी रूप से टैक्स को बचाने के लिए इंडियन टैक्स सिस्टम में कई तरीके के उपाय हैं, कई तरीके की स्कीमें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप यहाँ पर समझेंगे कि आप इनका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आता है धारा 80C के तहत टैक्स बचाना, यानी धारा 80C भारतीय टैक्स कानून के अंतर्गत सबसे पॉपुलर टैक्स बचाने वाला सेक्शन है। इसके तहत आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। इस धारा के तहत कई इन्वेस्टमेंट और खर्चे शामिल है। इसमें सबसे पहला है PPF, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF एक सेफ और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और इस पे मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आप PPF में 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो भी ये अमाउंट है इसके टैक्स में आपको छूट मिलेगी। इसमें दूसरा पॉइंट है NSC, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए, NSC एक सरकारी योजना है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट पर टैक्स की छूट मिलती है। इसमें इन्वेस्ट की गई अमाउंट पर डिसाइडेड ब्याज मिलता है और ये इन्वेस्टमेंट भी धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए एलिजिबल है। इसमें तीसरा पॉइंट है LIP, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको हिंदी में जीवन बीमा प्रीमियम भी कहते हैं। अगर आप किसी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम भरते हैं तो आपको उस अमाउंट पर भी टैक्स छूट मिलता है। ये न सिर्फ आपको सेफ्टी से बचाता है बल्कि ये आपको टैक्स से भी बचाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आप हर साल 30,000 रुपए का एक जीवन बीमा प्रीमियम भरते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल इनकम के साथ घट जाएगी, जिसके वजह से जो भी आपका टैक्स होगा वो कम हो जाएगा। इसमें चौथा पॉइंट है टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी 5 साल या फिर उससे ज्यादा समय के लिए किए गए टैक्स सेविंग FD पर भी आपको धारा 80C के तहत छूट मिल सकती है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट सेफ होता है और आपको टैक्स छूट भी मिलती है। अब आता है धारा 80D, यानी धारा 80D के तहत आपको स्वास्थ्य बीमा पर भी छूट मिलता है। स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस, ये न केवल आपको मेडिकल खर्चों से बचाता है बल्कि ये आपको टैक्स से भी राहत देता है। धारा 80D के तहत आप अपने और अपने फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो अमाउंट है ये आपको धारा 80D के तहत टैक्स में छूट दिलाएगी। फिर आता है धारा 80E के तहत एजुकेशन लोन पर छूट। अगर आपने अपने या फिर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उसके ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिलती है। ये छूट आपको तब तक मिलती है जब तक आप उस लोन को पूरा नहीं कर देते। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आपने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया है। उसके बाद क्या होगा कि धारा 80E के तहत जो भी आपका ब्याज होगा उस पर आपको छूट मिलेगा। फिर आता है घर के लोन पर टैक्स की छूट। अगर आपने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है तो लिए गए जो भी लोन होते हैं उनके ब्याज पर और जो भी उधार लिए गए पैसे होते हैं उन पर आपको छूट मिलता है। इसके जरिए आपको 2 तरीके की छूट मिलती है। इसमें सबसे पहला आता है धारा 24। इसमें होम लोन के ब्याज के ऊपर आपको
2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। इसमें दूसरा पॉइंट है धारा 80C, यानी इसके तहत आपने जो भी लोन लिया है उस पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है और आप सालाना 1.5 लाख रुपया ब्याज और 1 लाख रुपया उधार चुकाते हैं। सो आपको इन दोनों में ही टैक्स में छूट मिल सकती है। उसके बाद है धारा 80G के तहत दान पर छूट, यानी अगर आप किसी चैरिटी या फिर संस्था को दान देते हैं सो यहाँ पर भी आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। दान की गई अमाउंट पर आपको 50% या फिर 100% तक टैक्स छूट मिल सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस संस्था को दान किया है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया किसी संस्था को दान किया है। अगर ये अमाउंट किसी सरकारी जानने वाली संस्था को दी गई है सो आपको इस अमाउंट पर 50% या फिर 100% तक टैक्स छूट मिल सकती है। इसके बाद आता है एनपीएस, यानी नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट। एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के लिए अपना पैसा बचा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। धारा 80CC(d)(1)(b) के तहत एनपीएस में किए गए इन्वेस्टमेंट पर आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक की टैक्स छूट मिलती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आपने एनपीएस में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका अमाउंट है ये आपके टैक्सेबल इनकम के साथ घट जाएगा, जिसके वजह से जो भी आपका टैक्स होगा उसका रेट कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं टैक्स प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जो कि एक बिगिनर के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला टिप है अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना। यानी अगर आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी जानकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए दूसरा टिप है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का सही तरीके से इस्तेमाल करना। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए ये जो टैक्स प्लानिंग होता है ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आप एनपीएस, पीपीएफ या फिर म्यूचुअल फंड जैसे जो भी ऑप्शंस होते हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तीसरा टिप है रेगुलर टैक्स प्लानिंग करना। टैक्स प्लानिंग ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है, इसे आपको हर साल करना चाहिए ताकि आपका जो भी हर साल का टैक्स होता है वो कम से कम हो सके। टैक्स प्लानिंग ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसके वजह से आपका जो भी फाइनेंशियल फ्यूचर होता है वो सेफ होता है। अगर आप अपने इनकम को, खर्चों को या फिर इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो न केवल आप सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं बल्कि आप अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर आप हमेशा ये याद रखिए कि आपको टैक्स बचाने के लिए सही जानकारी और सही प्लानिंग की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप के हिसाब से आप अपने टैक्स को आसानी से बचा सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।